Hello dear students. In the previous class we have started our new topic which is named as the method of expressing the concentration of a solution. And we have discussed the first four methods of expressing the concentration of solution. And today is our fifth method of expressing the concentration is mass percentage. So students, हमने जाना था पहले कि हम कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन की किन किन मेथड से किन किन वेरियस मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो मोलैरिटी हो, ठीक है, स्ट्रेंथ हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगले जो और मेथड्स हैं हम यूज करते हैं। मास परसेंटेज हम पढ़ेंगे सबसे पहले। बेसिकली मास परसेंटेज के नाम से ही पता चला है कि हम यहाँ पे मास की परसेंटेज निकाल रहे हैं। और बेसिकली कंसंट्रेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो यानी कि जो भी हम निकालेंगे हम किससे मतलब रखेंगे? सबसे पहले तो सोल्यूट से। यानी कि जो भी अमाउंट निकाल रहे हैं, मास परसेंटेज निकाल रहे हो, मोलैरिटी निकाल रहे हो, मोलैरिटी निकाल रहे हो, ठीक है, वो सभी किसका निकालेंगे हम? सोल्यूट का। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो कंसंट्रेशन है वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट ही होता है इन अ सॉल्यूशन। सो मास परसेंटेज क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब परसेंटेज का बेसिक मीनिंग क्या होता है? 100 में से परसेंटेज मतलब पर सेंट का मतलब क्या होता है? 100। पर का मतलब हर, यानी कि हर 100 में से कितना हिस्सा ऑफ मास प्रेजेंट है सोल्यूट का। यानी कि अब क्योंकि मास किसके अंदर होता है? मास ग्राम होती है मास की यूनिट, इसलिए हम देखेंगे 100 ग्राम में से यानी कि अगर हमारे पास 100 ग्राम है सोल्यूशन का, तो उसमें से कितने ग्राम सोल्यूट उसके अंदर है। ठीक है, 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट का है, वो होता है मास परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मास परसेंटेज का? जैसे हम अपनी मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, वैसे ही निकलेगा वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। ठीक है, जितना सोल्यूट का वेट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर वो ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे उसको टोटल वेट से, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन से। ठीक है, वो भी ग्राम के अंदर लेंगे क्योंकि वेट ले रहे हैं हम, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। तो ये होगा फॉर्मूला मास परसेंटेज का। डेफिनेशन होगी इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सोल्यूट का प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है कि 1 लीटर अगर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है सोल्यूट के, वो होगी नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? नॉर्मेलिटी को हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, मास परसेंटेज को हम वेट बाय वेट भी बोल सकते हैं, इसलिए इसको W बाय W यानी कि वेट बाय वेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। ठीक है, तो कैपिटल N इज इक्वल होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इससे क्या निकल के आएगा? 1 लीटर सोल्यूशन वॉल्यूम के अंदर सॉल्यूशन के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स सोल्यूट के प्रेजेंट है। अब यहाँ भी ये टर्म आ जाती है नई ग्राम इक्विवेलेंट्स की। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला दिया गया है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो हमें दिया गया है सॉल्यूशन के अंदर, या तो मिक्स करके या हमें मिक्स करना है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है उसके डिवाइड में इक्विवेलेंट वेट जो सोल्यूट का होगा, उससे हमारा निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, यानी कि कितने इसके अंदर ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है। यूनिट होगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, क्योंकि ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट्स है तो ऊपर यूनिट आएगी ग्राम इक्विवेलेंट और नीचे यूनिट आएगी क्योंकि लीटर में ले रहे हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। उसके बाद अब यहां से इक्विवेलेंट वेट हमें समझ नहीं आ रहा, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो हमें पता चल गया, जो हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? जो हमारा मोलर मास है एक किसका? मॉलिक्यूल का,
कोई भी हमें सोल्यूट दिया है, उसका मोलर मास जो भी होगा उसके डिवाइड में एसिडिटी या बेसिसिटी, उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी या बेसिसिटी। इनमें से हमें एक चीज लेनी है। अगर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट हमारा एसिड है तब तो हम लेंगे बेसिसिटी। अगर हमारा सॉल्यूशन के अंदर बेस है तो उसकी आएगी एसिडिटी, ठीक है। अब ये एसिडिटी क्या होगी वो समझेंगे। एसिडिटी क्या होगा, नंबर ऑफ OH आयंस, OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी। एसिड है कोई कोई बेस है उसकी होगी एसिडिटी, कोई एसिड है उसकी होगी बेसिसिटी। कैसे? क्योंकि हमें पता है अगर कोई बेस है तो उसके अंदर OH नेगेटिव आयन होते हैं। क्यों? क्योंकि बेस की डेफिनेशन ही क्या बोलती है, अगर वो सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन डोनेट कर सकता है तभी वो एक बेस है, ठीक है। और एसिड की क्या होती है डेफिनेशन, अगर वो H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। अगर कोई भी सॉल्यूशन के अंदर कोई भी हमारा जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, अगर वो क्या कर सकता है, H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है सॉल्यूशन के अंदर तो वो एक एसिड है। अगर OH नेगेटिव डोनेट कर सकता है तो वो एक बेस है। ये होती है बेसिक डेफिनेशन ऑफ एसिड और बेस। अब OH नेगेटिव आयन जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा एसिडिटी होगी, ठीक है। एसिड की बेस की एसिडिटी, एसिड की बेसिसिटी, यानी कि अगर ज्यादा OH नेगेटिव आयन है तो एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। बेसिकली एसिडिटी होती क्या है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिटी, ठीक है। बेसिसिटी क्या होगी, H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेसिसिटी, यानी कि एसिड की बेसिसिटी होगी। एग्जांपल से समझेंगे। NaOH क्या है, बेस है। AlOH3 क्या है, ये भी एक बेस है। इसके अंदर क्या है, इसको अगर सॉल्यूशन के अंदर रखा जाए तो Na पॉजिटिव सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सोडियम प्लस OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है, सोडियम पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है। तो यहां से इसकी जो एसिडिटी होगी वो कितनी होगी, 1, क्योंकि OH नेगेटिव कितने हैं, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन 1 है। और यहां से ये 3 आएगा क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन कितने हैं, 3 है। ऐसे ही HCl का अगर एग्जांपल लें, HCl क्या है, एसिड है तो इसकी बेसिसिटी होगी, जितने इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस हैं कितने हैं, 1 है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 1 होगी। CH3COOH एसिटिक एसिड हमारा, इसके अंदर H पॉजिटिव आयन कितने हैं, 1 है, तो इसकी भी बेसिसिटी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। ये होगा हमारा एसिडिटी और बेसिसिटी। अब इसको कैसे इसके अंदर रखेंगे, मान लो हमारे पास कोई भी फॉर एग्जांपल HCl ही ले लेते हैं हम। HCl का मोलर मास कितना होगा, HCl का मोलर मास कितना होगा, HCl का अगर मोलर मास देखें तो H का मास कितना होता है, 1, प्लस जो हमारा क्लोरीन है उसका मास होता है 35.5 डिवाइड बाय, ये मोलर मास इसका क्या होगा, कंप्लीट होगा, मतलब कि H का प्लस Cl का मोलर मास कितना आ जाएगा, यहां से 36.5 आ जाएगा। अब 36.5 आ गया क्या, मोलर मास। एसिडिटी या बेसिसिटी, अब क्योंकि HCl एक एसिड है तो इसकी क्या होगी, बेसिसिटी होगी। बेसिसिटी कितनी होगी, 1, क्योंकि H पॉजिटिव आयन कितने हैं, 1 है, तो 1 डिवाइड में आ जाएगा। तो इससे जब ये करेंगे हम तो ओवरऑल जो हमारा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 36.5 आ जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 36.5 आ जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारा वेट दिया गया है 73 वेट दिया गया है, 73 ग्राम। क्या, किसका वेट दिया गया है, सोल्यूट का, जो हमने क्या माना है, HCl। यहाँ पे हमने HCl माना है ना सोल्यूट, तभी तो उसका मोलर मास और डिवाइड में ये लिया है उसकी एसिडिटी। अब मान लेते हैं कि हमारा जो मोलर जो सोल्यूट है वो HCl है, ठीक है।
अब सोल्यूट HCl है तो उसका अमाउंट हमें दे रखा है, मान लेते हैं एग्जाम क्वेश्चन में दे रखा है 73। अब 73 वेट दे दिया हमें, ये दिया है हमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। इक्विवेलेंट वेट हमने निकाला, कितना आया 36.5, तो इससे डिवाइड कर देंगे 36.5। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 पे चला जाएगा ये, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना आ जाता है 2 आ जाता है। अब 2 आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसको रखेंगे यहाँ पे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो भी हमें वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का लीटर के अंदर, यहां ये आएगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट, ये इसकी यूनिट होगी। और डिवाइड में कोई भी अगर हमें वॉल्यूम दिया है कुछ भी, मतलब जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया, मान लो हमें दिया गया है 10 लीटर दिया है, तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। 1/5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसका आ जाएगा क्या नॉर्मेलिटी। 1/5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये आ जाएगी इसकी नॉर्मेलिटी। तो इस तरीके से ये मैंने सिंपल एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। अगर हमें HCl का क्या दिया है 73 ग्राम ऑफ HCl दिया है, जो कि सोल्यूट है, डिसोल्व किया गया है एक सोलवेंट के अंदर, और टोटल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया गया है वो 10 लीटर दिया गया है। तो ऐसे करके हम निकालेंगे, ठीक है, ऐसे करके हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मास परसेंटेज एंड नॉर्मेलिटी, and after that we will discuss about some numericals. So let's go towards the numericals. So students, let's do some numericals. First numerical says calculate the mass percentage of different elements present in sodium sulfate. So students, in this numerical we have sodium sulfate solution. हमारे पास क्या है सोडियम सल्फेट Na2SO4 का एक सॉल्यूशन है, जिसके अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनका हमें क्या निकालना है मास परसेंटेज निकालना है। अब बेसिकली हमने मास परसेंटेज का कांसेप्ट पढ़ा है, उस मेथड में हमें क्या करना होता है, एक किसी भी कंपोनेंट का अगर हमें मास परसेंटेज निकालना है तो उस कंपोनेंट का हमें मास पता होना चाहिए और कंप्लीट सॉल्यूशन का हमें मास पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे मास, यहां से हम अगर इसका मोलर मास निकाल लें तो हमारे पास मास आ जाएगा कितना, जो अभी हम निकालेंगे। मोलर मास में क्या चाहिएगा हमें जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स हैं, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। हमें इनका जो है एटॉमिक मास पता होना चाहिए, जिससे हम इनको सम अप करके क्या निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ये सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अब हमें सोडियम का मास पता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास कितना होता है 23, लेकिन इसमें कितने एटम्स ऑफ सोडियम है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई इनटू 23। अब प्लस और कौन सा एलिमेंट है सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और एटॉमिक मास कितना होता है 32, लेकिन एक ही एलिमेंट है इसलिए 32 ही रखा जाएगा यहाँ पे, यानी कि सिर्फ हम 32 ही ऐड करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 16, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 और एटॉमिक मास 16, लेकिन 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर डिसॉल्व्ड इन दिस सॉल्यूशन, सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 4 into 16 there will be 64, and if we add the all 3 atomic masses of these 3 elements, then we get 142 gram of solution. So we have now 142 gram mass of sodium sulfate. हमारे पास ओवरऑल मास आ गया है 142 ग्राम, जिसमें से हमें क्या निकालना है मास परसेंटेज निकालना है अलग अलग एलिमेंट्स का। पहले हम सोडियम का निकालेंगे, फिर सल्फर का, फिर ऑक्सीजन का। बेसिकली हमें करना क्या होता है, ऊपर हम रखते हैं फॉर्मूला क्या होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये हम फॉर्मूला लगाते हैं मास ऑफ सोल्यूट। पहले अगर हम सोडियम को सोल्यूट माने, यानी कि सोडियम को सोल्यूट मान रहे हैं और सोडियम का मास कितना है 23,
एटॉमिक मास है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर कितना है 46, क्योंकि 23 टू टाइम्स है, क्योंकि 2 एटम्स ऑफ सोडियम आर डिसॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सो देयर विल बी 46 ग्राम ऑफ सोडियम इन सोडियम सल्फेट। तो 46 हम ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, टोटल मास जो है सॉल्यूशन का, टोटल मास कितना है 142 ग्राम सॉरी 142 ग्राम को डिवाइड 46 को डिवाइड किया जाएगा 142 से, और क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इनकी जब फर्दर हम करेंगे कैंसलिंग करेंगे, 2 से कैंसिल करते हैं तो हमारा आ जाएगा 23 इंटू 100 2300 डिवाइड बाई 71, और हमारा जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है मास परसेंटेज ऑफ सोडियम की 32.3% आ जाती है इस सॉल्यूशन के अंदर, सोडियम सल्फेट के अंदर। अब हमें निकालना है सेकंड एलिमेंट जो है सल्फर का। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, और एटम भी एक ही है इसलिए इसका मास 32 ही लेंगे। तो मास परसेंटेज सल्फर विल बी 32 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन which is equals to 142 gram. So 32 gram divided by 142 gram multiplied by 100 as we are going to calculate the percentage. So this will be after cancelling 1600 divided by 71 will be equals to approximately 23.54%, यानी कि जो हमारा सल्फर एलिमेंट है उसका मास परसेंटेज कितना है सोडियम सल्फेट के अंदर 22.54% है, ठीक है। यानी कि सल्फर की कितनी हिस्सेदारी है इस सॉल्यूशन के अंदर 22.54% है, ठीक है। अब मास परसेंटेज निकालेंगे हमारा लास्ट एलिमेंट विच इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 16 होता है, बट वी विल टेक इट 4 टाइम्स बिकॉज वी हैव 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे पास 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, इसलिए हम 4 टाइम्स ऑफ 16 लेंगे, ठीक है। तो वो क्या आएगा 4 टाइम्स ऑफ 16 64 आ गया ग्राम। किसका वेट है ये ऑक्सीजन का, डिवाइड करेंगे इसको कंप्लीट वेट ऑफ सॉल्यूशन से जो कि कितना है 142 ग्राम, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से विच विल बी इक्वल्स टू आफ्टर कैंसलिंग ये 71 ये 32, 2 से हम सिंपली क्या कर रहे हैं 2 से हम कैंसिलिंग कर रहे हैं, ठीक है 2 की टेबल पे। तो अब क्या होगा यहां से आ जाएगा 3200 डिवाइड बाय 71 विच विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 45.08%, ठीक है। तो यानी कि इससे हम बोल सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 32.3%, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 22.54%, and mass percentage of oxygen is equals to 45.08%। यानी कि हमारा जो सोडियम सल्फेट का हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर सोडियम की हिस्सेदारी है 32.3%, सल्फर की हिस्सेदारी है 22.54% और ऑक्सीजन की हिस्सेदारी है 45.08%, ठीक है। ये है हमारा मास परसेंटेज ऑफ दीज एलिमेंट्स विच आर डिसॉल्व्ड अंडर अ सॉल्यूशन विच इज नेम्ड एज सोडियम सल्फेट। आफ्टर दैट लेट्स मूव टू द सेकंड न्यूमेरिकल which says calculate the amount of CO2 that could be produced when। हमें कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट। कब हमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कैलकुलेट करना है, जब सबसे पहले हमें 3 मतलब इसके क्राइटेरिया दिए गए हैं, 3 कंडीशंस दी गई है कब हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास अमाउंट कैलकुलेट करना है। पहले हमें कैलकुलेट करना होगा अगर 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड, जब 1 मोल कार्बन का क्या किया जाता है जलाया जाता है। उसके बाद सेकंड कंडीशन में हमें फाउंड आउट करना होगा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड when 1 mole of carbon is burnt in 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, यानी कि O2। जब 1 मोल कार्बन का 16 ग्राम O2 के अंदर बर्न क्या किया जाता है जलाया जाता है। थर्ड पॉइंट में हमें फाइंड आउट करना होगा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड when 2 moles of carbon are burned in 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या O2।
तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले जब 1 मोल होगा कार्बन का, वो किसके बर्न करेगा, तो वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, CO2 का भी 1 मोल ही बनाएगा। ठीक है, तो क्या बना देगा, 44 ग्राम ऑफ CO2 बना देगा। कैसे, कार्बन के 1 मोल में 12 ग्राम, ऑक्सीजन के 1 मोल में 32 ग्राम और ओवरऑल क्या बना देगा, टोटल मिला के 12 प्लस 32 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा ये। ठीक है, तो यानी कि वी कैन से दैट इफ वी बर्न 1 मोल ऑफ कार्बन इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन देन वी गेट अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इज 1 मोल विच इज इक्वल्स टू 44 ग्राम। ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट का। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन यानी कि O2। अगर हम देखें यहां पे हमारा 32 ग्राम में ऑक्सीजन का बर्न कर रहा था। देखो, अगर हम एक सब्सटेंस को ज्यादा ले रहे हैं, एक को कम ले रहे हैं, जो उनसे कंपाउंड फॉर्म होता है उसका रेशियो नहीं बिगड़ेगा, वो फिर भी उसी रेशियो में क्या होगा, बन के आएगा। अगर मान लो CO2 में 1 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, नहीं 2 ऑक्सीजन है, सॉरी। ठीक है, तो हमेशा ऐसा ही रेशियो रहेगा। ये नहीं है कि हमने अगर 3 एटम्स ऑफ कार्बन ले लिए तो C3O2 बना देगा, नहीं, हमेशा ये CO2 की फॉर्म में ही बनेगा, यानी कि 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये रहेगा हमेशा। तो यहां पे हमने क्या किया, 1 मोल ऑफ कार्बन, लेकिन वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया अप टू हाफ तक हमने रिड्यूस कर दिया ऑक्सीजन का वेट। 32 ग्राम से 16 ग्राम ले रहे हैं। अब क्या होगा, इसके अंदर जो इसके साथ रिएक्शन करेगा वो क्या करेगा, कार्बन का जो 12 ग्राम हम वेट ले रहे हैं, 1 मोल के अंदर कितना है 12 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन का कितना चाहिए 32 ग्राम, लेकिन हमारे पास कितना है 16 ग्राम। लेकिन इस 16 ग्राम के साथ कार्बन का 12 ग्राम रिएक्शन नहीं करेगा, कितना करेगा, इसका कितना है, ये 32 से 16 हो गया, यानी कि हाफ हो गया, कार्बन को भी हाफ होना पड़ेगा, यानी कि 6 होना पड़ेगा। अब 6 हो जाएगा कार्बन और 16 हो जाएगा ऑक्सीजन, तो ओवरऑल मिला के कितना बना देंगे, 22 ग्राम ऑफ CO2 बनाएंगे। वो कैसे हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, अपने नोटबुक के ऊपर लिख के कैसे बताएंगे एग्जामिनर को कि ये कैसे हुआ। हमें पता है 32 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2। हमें पता है कि अगर 32 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन लिया जाता है तो वो 44 ग्राम CO2 का प्रदान करता है। अगर हम 1 ग्राम लेते हैं तो वो कितना करेगा, 44/32, जो हमने ये 6, 7, 8 के मैथ में हम करते हैं, मैथ्स में। ठीक है, 32 ग्राम में 42 बना रहा है, 1 ग्राम में कितना बनाएगा 44/32 और 16 ग्राम में कितना बनाएगा 44/32 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 22 ग्राम। आ गया वही। ठीक है, तो ऐसे हम एक्सप्रेस करेंगे इसको कि अगर हमें 16 ग्राम ऑफ मास अवेलेबल है डाइऑक्सीजन का, देन देयर विल बी 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर द होल रिएक्शन। अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सेम बात। अब यहां पे क्या था, 1 मोल ले लिया था, लेकिन हमें कितने की जरूरत थी, हाफ मोल की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन का भी तो हाफ मोल ही था। लेकिन यहां पे भी क्या है, ऑक्सीजन का हाफ मोल दे दिया और कार्बन का 2 मोल्स दे दिए, लेकिन वो हाफ मोल के साथ इधर रिएक्शन करेगा, बाकी का जो 1.5 मोल्स बचता है उसके साथ थोड़ी रिएक्शन करेगा। तो इसका भी सेम ही फिनोमिना रहेगा। अगर 2 कार्बन प्लस O2 ऐड होते हैं तो वो ओवरऑल बनाएंगे CO2 ही। ये जो एक कार्बन है ये प्लस में निकल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्या बनाएंगे, CO2 ही बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा, हमें पता है कि 32 ग्राम ऑफ O2 क्या बना रहा है, 44 ग्राम ऑफ CO2। 16 कितना बनाएगा, जो हमने यहां पे निकाला था 22 ग्राम ही बनाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों जो एटम्स हैं उन पे डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल का ओवरऑल वेट कितना आएगा या मास कितना आएगा। ठीक है, so this is all about today. In the next class
we will discuss about some more numericals so that we can understand the method of expressing concentration easily. So thank you class.